दोस्तों आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नादिया बेग, जिन्होंने जो है यूपीएससी 2019 में 350 रैंक लाई है। 350 रैंक लाकर ना केवल खुद बल्कि अपने जितने भी फैमिली हैं, रिश्तेदार हैं, अपने इलाके, इन सभी का नाम रोशन किया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि नादिया मैम आज खुद हमारे साथ हैं मौजूद, और मैं कुछ ऐसे सवालात पूछूंगा जिससे कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिलने वाला है, कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इस जो है इंटरव्यू को शुरू करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू आर अ रोल मॉडल फॉर जो भी अभी जितनी भी बच्चे इवन की बॉयज़ गर्ल्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट यूपीएससी की, उन सभी के लिए आप मतलब रोल मॉडल हो। और सबसे पहले मैम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रिपरेशन शुरू की थी यूपीएससी की, आपके जहन में कब ये बात आई थी कि आपको यूपीएससी करनी है? मतलब ये कब आपके दिमाग में आया और क्यों आया ऐसा चीज़, मतलब आपको यूपीएससी करनी है? आई थिंक जो है ये चीज़ सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी उस टाइम मैं स्कूल में ही थी। अच्छा। और एक फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए बुलाया था, उसमें जो आर्मी के जनरल थे उस टाइम JNK में, जनरल अता हसनैन, वो खड़े होकर कि आप क्या बनना चाहते हो। ओके। तो मैंने उनको बोला था मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि मतलब क्या होता है इसमें, बस अंदर से निकल गया कि IAS बनना है। अच्छा। उसके बाद जब मैं जामिया आई पढ़ने के लिए, बैचलर्स इन इकनॉमिक्स की डिग्री मैंने यहाँ से हासिल की। और उस दौरान जो है जामिया में, क्योंकि सिविल सर्विस की अपनी एकेडमी है और लाइब्रेरीज़ में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ते रहते हैं, अच्छा खासा माहौल है, तो उनको देख करके शायद और अपना भी एक शौक़ था अंदर से कि कुछ अच्छा करना है, और वैसे ये शौक़ बढ़ गया। और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो मैंने जो जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसका मैंने एंट्रेंस दिया, और उसमें वो मैंने पास कर लिया, और मुझे जो है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में मुझे जगह मिली। तो फिर मैंने डायरेक्टली जो है प्रिपरेशन की फुल टाइम, और जो है मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उसमें मैंने जो है प्रीलिम्स मेरा पास नहीं हो पाया। ओके। सेकेंड अटैम्प्ट में जो है मुझे रैंक मिली है 350 रैंक। सो बेसिकली नादिया जो है इनकी ख्वाहिश तो थी कि यूपीएससी करें, बट एक्चुअली होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको एटमॉस्फेयर, एक माहौल मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्चुनेटली इन्हें एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल जामिया में मिला। मैम ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी जो ऑप्शनल थी इसमें क्या थी, कौन सी सब्जेक्ट थी? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था जी। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो जामिया में एक स्कीम होती है कि आप जो अपना मेन डिग्री होती है उसके साथ में आप सब्सिडरी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो उसमें मैंने चूज़ किया था सोशियोलॉजी। तो उस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रादर दैन जो इकोनॉमिक्स था। कुछ सब्जेक्ट्स मुझे बहुत टफ लगते थे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन सोशियोलॉजी जो है इसमें मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तो मैंने एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए क्लास भी ज्वाइन की थी, बस ऑप्शनल के लिए क्लास ज्वाइन की थी, और जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं ज्वाइन किया था मैंने। वो क्लास 4-5 मंथ्स का कोर्स था, उसमें मुझे थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हुई सब्जेक्ट की। फिर फाइनली जो है बाकी मैंने कैरी किया इसी ऑप्शनल को। और मैं आपकी मॉक इंटरव्यू देख रहा था, दृष्टि वगैरह में आपने दिया था। तो इंटरव्यू की अगर बात करेंगे तो इंटरव्यू में जब आप फाइनल यूपीएससी की इंटरव्यू दे रही थी तो उस वक्त आपको कोई ऐसा सवाल जो आप नहीं दे पाए, या फिर आपको लगा कि इसका आंसर आपके पास नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था इंटरव्यू में? मुझे लगता है जो भी मुझसे सवाल पूछे गए इंटरव्यू में उन सभी का, क्योंकि वो उतने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, उन सब का जवाब था मेरे पास। बट आई थिंक कुछ 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिनका मे बी आपके पास डेटा रेडी नहीं होता है या आपको पता नहीं होता है वैसा कुछ, तो उसमें तो ऑनेस्टली उनको बता देना पता नहीं है। अक्सर लड़कियां जो है सोशियोलॉजी लेती हैं, और क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमें हमारे वीडियोस पे पूछते हैं कि सर CSET की तैयारी में उनको प्रॉब्लम होती है, CSET की तैयारी कैसे करें, इसमें क्या पढ़नी होगी, कैसे क्या, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि काफ़ी लड़कियां हैं, हमारी सब्सक्राइबर जो हैं हमारे चैनल की, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, अक्रॉस दिस कंट्री, तो वो कुछ ना कुछ ये पूछती रहती है। बट यू आर द एक्सपर्ट, तो CSET की तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को? मैं ये बोलूँगी कि जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो CSAT है, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट एक इसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होता है, इसमें एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं, थोड़े बहुत मैथ के सवाल होते हैं और डिफरेंट ऐसे तरह के सेक्शंस होते हैं। मैं जनरली ये बोलते हैं कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो अच्छा करते हैं इसी सेट में, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि कल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ये बात आप सही कह रही हैं, बहुत ये उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी ऐसे हैं जिनको डिफ़िकल्टी हुई इस पेपर में। करेक्ट। तो मैं ये बोलूँगी, मैंने भी मैथ जो है 12th तक पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा था और मुझे भी सी सैट में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, बट मैंने क्या किया, मैंने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे ओके 2013 से लेकर 2019 तक, वो मैंने एग्ज़ाम से पहले मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे, लास्ट अटेम्प्ट में भी और उससे पहले भी मैंने वो प्रैक्टिस किए थे। मुझे लगता है वो बेस्ट जो है स्टैंडर्ड है। इन्होंने बहुत बड़ा एक आपको टिप्स दिया है, एक बहुत बड़ी जो है कि अगर आप MCQ प्रीवियस ईयर्स के जितनी भी जो CSAT के क्वेश्चंस हैं उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आपको उससे फ़ायदा होगा, मतलब CSAT पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये बात करें तो। अच्छा मैम, ऐसे के लिए आपने किस तरह प्रिपरेशन की थी? ऐसे का मैं बोलूँगी, ऐसे में न्यूज़पेपर रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ते हो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, या कोई आप लेक्चर सुनते हो या कुछ सुनते हो। मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं लिखे थे, बट जब मैंने जामिया का जो रेजिडेंशियल कोचिंग का जो मैंने एंट्रेंस है वो मैंने 1-2 बार दिया है। तो उसमें 1-2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे लिखना होता है उसमें 30 मार्क्स का। तो वो मैंने 5-6 बार वैसा 2 बार एंट्रेंस में लिखा है, और यहाँ 1 बार ऐसे का टेस्ट हुआ था उसमें लिखा है। तो ऐसे मैंने ज़्यादा नहीं लिखा था, बट मैं ये कहूँगी मुझे कहीं अच्छा कोई फ्रेज़ मिलता था, कोई अच्छा मुझे सेंटेंस मिलता था, कोई अच्छा वर्ड मिलता था, तो उसको मैं याद करके रखती थी या उसको देख करके कि हाँ मुझे फ्यूचर में यूज़ हो सकता है ऐसे में यूज़ करने के लिए। तो आई थिंक वैसे मैं ऐसे के लिए बोलूँगी कि ऐसे में आपको ना ज़्यादा बहुत ओवरलोड नहीं करना चाहिए फैक्ट से या डेटा से। अच्छा। बहुत बैलेंस रहना चाहिए और आपको बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आप कम लिखो, डिफ़िकल्ट इंग्लिश मत लिखो, बट एक्सप्रेसिव हो एट द सेम टाइम। करेक्ट, मतलब आप कम ही लिखे लेकिन वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है, उसको भी चीज़ नहीं है, मिस्टेक की बात नहीं है, बट ये है कि ओवरलोड ना करें, टू द पॉइंट। आप कम ही लिखें लेकिन टू द पॉइंट लिखें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा नादिया कि आपको फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था, क्योंकि अभी भी सिचुएशन ये है कि हमारे माशरे की बच्चियाँ खुल के वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, तो आपको किस तरह से फैमिली सपोर्ट मिली? विद आपके आस पड़ोस लोग भी होंगे जो इस कामयाबी के बाद आपको बधाई दे रहे होंगे, तो घर से किस तरह का सपोर्ट मिला था आपको इसके लिए? घर से तो हर तरह का सपोर्ट मिला था, मतलब उनका मेरे डिसीजंस में जो है घर वालों का कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। जो मैंने डिसाइड किया अपने लिए, उन्होंने हमेशा बोला जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करो, वैसे करो, तुम्हें जहाँ रहना है जैसे रहना है। तो आई थिंक उनका हर तरह से सपोर्ट रहा। मेरा भी ये था कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी जो घर की कंडीशन थी, उसके बाकी सिबलिंग्स उनकी एजुकेशन हो रही है, तो मुझे पता था कि मेरे लिए जो है सबसे बेस्ट जगह तैयारी करने के लिए जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग रहेगी, तो मैंने इसलिए प्रिपेयर किया था, तो उन पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए और मैं भी अच्छे से तैयारी कर सकूँ। तो ऐसे मैंने। तो ये जब रिज़ल्ट आई थी तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला था? किसी ने बताया था या फिर आपने खुद से रिज़ल्ट देखी? एक होता है ना कि रिज़ल्ट जब आ रही है, आपको पता है कल रिज़ल्ट आने वाली है, तो एक अंदर से जो है महसूस होता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये रिज़ल्ट आपको पता कैसे चली? किसी ने बताया या फिर आपने खुद आपने देखी रिज़ल्ट? मैंने खुद नहीं देखा, एक्चुअली एक RCA की फ्रेंड है, उसने मुझे पहले जो है बताया था, मेरा रैंक एग्जैक्टली बताया था उन्होंने। अच्छा, बहुत। मैंने जो खुद देखा। अच्छा, अभी बहुत सारी स्टूडेंट हैं, बच्चियाँ सब हैं जो इवन जामिया RCA 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पे, उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस प्रीलिम्स अभी दिया है कुछ बच्चों ने और मेंस भी होने वाली जनवरी में। तो वैसी बच्चियाँ खासकर मैं कह रहा हूँ जो अभी UPSC की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहिए कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, एज ए मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से क्या होना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सकें और जो उनके मकसद हैं उसमें वो आगे बढ़ें और कामयाब हों? प्रिपरेशन के लिए मैं उनको ये बोलूँगी कि अपनी जो फाउंडेशन है, बेसिक्स जो हैं, जो आपको पता होना चाहिए, UPSC के सिलेबस में जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, उस फाउंडेशन पे आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए और जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आप हैबिट डालिए। अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी इनफैक्ट साथ काम करें, क्योंकि ऐसे में ऑप्शनल में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बहुत ही आप ध्यान से ऑप्शनल चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो
ना कि आप ये देखें कि जिसमें ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं लोग या जिसमें ज़्यादा एक वो चलता है कि इसमें ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी जो है बच्चों को मिसलीड करते हैं ऑप्शनल लेने के लिए। तो आई थिंक वो जो है आप बहुत ही रैशनली सोचें और अच्छा जो है अपने लिए ऑप्शनल चूज़ करें। बिल्कुल। सो अभी आपकी क्या कैडर मतलब 350 में क्या आपको कौन सा क्या मिला है इसमें? अब मुझे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मिला अच्छा। है और जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना रैंक जो है वो कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच नादिया एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और हम सब की तरफ से आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन।